हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज स्टडी करने वाले हैं गुआवा विल्ट की। और गुआवा विल्ट क्या होता है? अमरूद की। विल्ट का मतलब होता है सूखना। ठीक है, मतलब यानी कि अमरूद की सूखना जो बीमारी है हमारी गुआवा विल्ट, वो किस वजह से होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम तमाम जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, मतलब शेयर करेंगे आपके साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और इसमें हम तमाम जानकारियाँ पढ़ेंगे। और आज हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन इसका, सिम्टम ऑफ गुआवा विल्ट, लाइफ साइकिल क्या होती है, कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब किसके द्वारा ये होता है गुआवा विल्ट, और मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब जो गुआवा विल्ट है उसका इन्फेक्शन का तरीका क्या है, कैसे होता है। रेसिस्टेंट वैरायटी क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी वैरायटी है गुआवा की, अमरूद की, जो हम लगा सकते हैं जिसमें ये बीमारी उत्पन्न ना हो, और इसके मैनेजमेंट क्या क्या है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो पूरा देखिए। और आपको लगता है कि कुछ हमें टॉपिक ऐसा चाहिए जो मतलब पढ़ना चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए जिस पर आपको वीडियो चाहिए हो। और हालांकि वैसे तो सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट रिपोर्टेड इन द 1935 फ्रॉम द बवक्करपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। मतलब ये गुआवा विल्ट है जो बीमारी है वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिली थी? बवक्करपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बवक्करपुर एक जगह है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, इंडिया में। वहां देखने को मिली थी कब? 1935, 1935 में। आगे हम देखते हैं मतलब इस बीमारी में होता क्या है, कैसे होती है बीमारी। तो इसके सिम्टम क्या क्या हैं, मतलब जो सिम्टम बोले तो इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, मतलब कि कैसे पहचानेंगे कि ये बीमारी हमारे पौधों में हो चुकी है। तो येलो कलरेशन ऑफ द लीव्स ऑफ द टर्मिनल ब्रांच, जो हमारी टर्मिनल ब्रांच होती हैं, मतलब जो शाखाएं निकली हुई होती हैं हमारी मेन स्टेम से, उनका क्या होता है, जो लीव्स होती हैं उनकी, उनका कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर की हो जाती हैं। कर्लिंग ऑफ द लीव्स, जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं हमारे पौधे की, वो कैसी हो जाती है? कर्लिंग, मतलब कि मुड़ जाती हैं, ऊपर के लिए मुड़ जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं। लेटर स्टेज शो द ड्राउनियस with the yellow to the reddish coloration of the leaves. Later stage show the drowniness, मतलब कि जो बाद की स्टेज होती है इसके बाद क्या होता है, जो पत्तियां हमारी की येलो कलर से कैसी रेडिश हो जाती हैं, रेड कलरेशन ऑफ द लीव्स। पत्तियों का कलर पहले कैसा होता है? पीले कलर का हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? धीरे 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 जब उसमें सिम्टम बढ़ने लगते हैं, बैक्टीरिया अपना असर दिखाने लगता है, तब कैसी पत्तियां हो जाती हैं? रेड कलर की होने लगती हैं। और कैसी हो जाती है? कर्ल हो जाती हैं। प्री मैच्योर शेडिंग ऑफ द फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, जो मैच्योर नहीं हो चुके होते, परिपक्व नहीं होते हैं, उनका क्या होता है? शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सम ट्विग्स बिकम द वेयर एंड फेल टू ब्रिंग फोर्थ न्यू लीव्स और फ्लावर्स एंड ड्राई अप। सम ट्विग्स मतलब कुछ शाखाएं, बिकम वेयर एंड फेल क्या होती हैं? वेयर मतलब कि उन पे पत्तियां सब झड़ जाती हैं, कैसी हो जाती है? पत्तियां रहित हो जाती हैं। एंड फेल टू ब्रिंग फोर्थ न्यू लीव्स, और फेल हो जाती हैं किसमें? जो नई पत्तियां हैं उनको धारण करने में, ग्रहण करने में। और फ्लावर्स एंड ड्राई अप, और फ्लावर्स मतलब जो फूल होते हैं उनको धारण करने में फेल हो जाती हैं, उनके हिसाब से परिपक्व नहीं हो पाती हैं। और क्या होता है? ड्राई अप हो जाते हैं। और क्या होता है? वो शाखाएं हमारी सूख जाती हैं, नई जो शाखाएं निकल रही होती हैं जिनमें ये बीमारी हो चुकी है उसकी क्या होती है? पत्तियां सब झड़ जाती हैं, और ना तो उन पे नई पत्तियां आती हैं, ना ही उन पर फ्लावरिंग होती है, ना ही फ्लावर्स आते हैं। और क्या होता है? आखिरकार ये सूख जाती हैं। अफेक्टेड ब्रांचेस फ्रूट्स अनडेवलप्ड, हार्ड एंड स्टोनी, जो ब्रांचेज हमारी अफेक्टेड हो चुकी हैं उनके फ्रूट्स क्या होते हैं? अनडेवलप्ड हो जाते हैं। एंड हार्ड एंड स्टोनी, क्या होता है? जो फ्रूट्स होते हैं वो अनडेवलप्ड हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता, नहीं हो पाते हैं, अनमैच्योर होते हैं। हार्ड होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, मतलब नॉर्मल फ्रूट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो वो कुछ ज़्यादा ही सख्त होते हैं।
एंड स्टोनी, मतलब पत्थर के जैसे होते हैं, अगर हम उन्हें काटना चाहें तो वो कटेंगे नहीं। क्यों होते हैं ये, मतलब इसके गुआवा विल्ट डिसीज की वजह से उनमें ये लक्षण हो जाते हैं। द एंटायर प्लांट बिकम द डिफोलिएटेड एंड डेड। क्या होता है कि आखिरकार पूरा प्लांट डिफोलिएटेड, मतलब कि सारी पत्तियां उससे निकल जाती हैं, गिर जाती हैं, और क्या होता है आखिरकार ये प्लांट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मतलब कि प्लांट हमारा मृत हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं इसके सिम्टम के बारे में। इट टेक्स 15 days टू ए ईयर फॉर ए विल्टिंग। किसके लिए बिल्टिंग, मतलब कि जो हमारी बीमारी है उसका कितना टाइम लेती है, 15 दिन से 1 साल तक ये बीमारी मतलब हो सकती है। पूरा पौधा मतलब हमारा उससे ग्रसित होने में, मतलब अफेक्टेड होने में कितना, 15 दिन से 1 साल के अंदर तक ये बीमारी हमारे पौधे में अपना असर दिखा सकती है। चट्टोपाध्याय एंड भट्टाचार्य 1968 रिपोर्टेड रूट्स रूटिंग एट बेसल रीजन। जो चट्टोपाध्याय थे और भट्टाचार्य ने 1968 में क्या किया, रूट्स रोटिंग को बेसल रीजन, मतलब कि यानी कि जो हमारी सतह है मिट्टी की, उसकी सतह के पास क्या किया, इसको रूट रोटिंग को, मतलब जो हमारी जड़ है उसकी रोटिंग का मतलब होता है सड़न, तो उसको क्या किया, नोटिस किया, रिपोर्टेड किया। वार्क इजिली डिटैचेबल फ्रॉम द कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स है, बार्क मतलब होता है जो हमारे पौधे का ऊपर का जो परत होती है, जिसे हम कहते हैं, जो पौधे की बार्क मतलब यानी कि छाल होती है, वो क्या हो जाती है, कॉर्टेक्स, मतलब जो अंदर का पौधे का हिस्सा है उससे क्या हो जाती है, डिअटैचेबल हो जाती है, मतलब अलग होनी शुरू हो जाती है। कॉर्टिकल रीजन ऑफ स्टेम एंड रूट्स सो डिस्कलरेशन एंड डैमेज। जो कॉर्टिकल रीजन है किसका, स्टेम और रूट्स का, वो क्या करता है, डिस्कलरेशन यानी कि बदरंग हो जाता है, एंड डैमेज, क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, मतलब बीमारी से ग्रसित वाला हिस्सा जो होता है उसका कलर और उसकी दशा दोनों ही खराब हो जाती हैं। आइए अब देखते हैं कि ये होता किसकी वजह से है। कॉजल ऑर्गेनिज्म, ये जो बीमारी होती है हमारे पौधों को होती किसकी वजह से, फ्यूजेरियम सोलेनी। इट एंटर्स इन द जाइलम बेसल एंड ग्रोज इनसाइड द ब्लॉक्स देम। जो फ्यूजेरियम सोलेनी है ये क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है, जो क्या करता है, इट एंटर्स इन द जाइलम बेसल्स एंड ग्रोज इनसाइड द एंड ब्लॉक्स देम। जो क्या करता है, जाइलम बेसल्स हमारी होती हैं उनके अंदर क्या करता है, इंटर कर जाता है, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, और क्या करता है, जाइलम बेसल्स होते हैं उनमें इंटर करने के बाद क्या करता है, वहां पे ग्रो होना शुरू हो जाता है, कहाँ, इनसाइड द रूट्स, जाइलम बेसल्स एंड ब्लॉक्स देम, क्या करता है, उनके लिए ब्लॉक कर देता है। जाइलम क्या करता है, हमारे जो प्लांट्स होता है उसमें जड़ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या करता है, मिनरल्स को रास्ता प्रदान करता है, पाथ प्रदान करता है, उन्हें क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। और सेकंड इसका वो ऑर्गेनिज्म है मैक्रोफोमिना फैसियोली। फर्स्ट इन्वाइट्स द फ्लोएम एंड डिस्ट्रॉय इट। ये क्या करता है, सबसे पहले किसको, फ्लोएम को, फ्लोएम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, सबसे पहले फ्लोएम में एंटर करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम होता है जो हमारे फोटोसिंथेसिस द्वारा जो हमारा भोजन का निर्माण हुआ है पौधे में, उसको फ्लोएम के द्वारा ही, मतलब फ्लोएम क्या करता है, पाथ प्रदान करता है, एक मतलब पत्तियों से अदर पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के, उनमें भोजन का मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के काम करता है, कौन, फ्लोएम। उसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करता है, मैक्रोफोमिना फैसियोली जो हमारा बैक्टीरिया है वो उसमें इंटर करता है और उसे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इन फ्यू केसेस जाइलम बेसल्स आल्सो अटैक्स। कुछ केसेस में जो मैक्रोफोमिना फैसियोली है ये जाइलम बेसल्स को भी अटैक करता है। जो पीएच है, पीएच 6.5 ऑप्टिमम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। डिसीज के लिए सबसे अच्छा पीएच मान कितना है, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, किसके लिए, हमारे मतलब प्लांट को अफेक्ट करने के लिए, डिसीज को
इंक्रीज करने के लिए। pH 6.5 इज ऑप्टिमम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। pH 4 and 8 डिक्रीजेस द डिजीजेज। अगर हमारे सॉइल का pH 4 या 8 है तो क्या करेगा, डिसीज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर 6.5 है तो क्या करेगा, हमारी जो प्लांट्स में डिसीज है खेत में उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे अच्छा मतलब सॉइल हमारी कैसी होनी चाहिए, प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए उसका pH मान 4 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। मोर इन द रेनी एंड द विंटर सीजन एंड लेस इन द समर। ये जो डिसीज है हमारी गुआवा विल्ट डिसीज है वो सबसे ज्यादा कब होती है, रेनी और विंटर सीजन में, जब बरसात के मौसम में और फिर शरद मौसम में। और लेस इन द समर मतलब गर्मी का मौसम होता है, जो ग्रीष्म मौसम होता है उसमें ये बीमारी हमारे पौधों में कम होती है। तो अगर हम न्यू प्लांट्स ग्रो कराना चाह रहे हैं, ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं तो हमें कब कराने चाहिए, मतलब समर सीजन में, क्योंकि इस टाइम ये बीमारी कम होती है। बैक्टीरिया उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं जो कि मतलब हमारे प्लांट्स को अफेक्ट कर सकें। और विंटर और रेनी सीजन में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारे प्लांट्स को अफेक्टेड कर सकते हैं और बहुत जल्दी ये बीमारी हमारे प्लांट्स को अपने गिरफ्त में ले सकती है। आइए आगे देखते हैं कि ये बीमारी होती कैसे। मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन है वो होता कैसे। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, फ्यूजेरियम स्पीसीज सिडाई पेनेट्रेट्स द एदर डायरेक्टली थ्रू द रूट्स पिलिफेरस लेयर्स ऑफ द गुआवा सीडलिंग्स और थ्रू द ओपनिंग्स कॉज्ड बाय द सेकेंडरी रूट्स। जो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम है वो पेनेट्रेट करता है एदर डायरेक्टली थ्रू द रूट्स, क्या करता है डायरेक्टली थ्रो मतलब रूट्स के द्वारा क्या करता है उसमें एंटर करता है। पेनेट्रेट्स मतलब उनके लिए प्रभावित करता है। एंड रूट्स पिलिफेरस लेयर्स ऑफ द गुआवा सीडलिंग्स, जो पिलिफेरस लेयर होती है रूट्स की उनके द्वारा क्या करता है, एंटर कर सकता है। और थ्रू द ओपनिंग्स कॉज्ड बाय द सेकेंडरी रूट्स, जो हमारी रूट्स होती हैं उनमें जो सेकेंडरी रूट्स, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी रूट्स डेवलप होती हैं, उनके जो ओपनिंग्स होती हैं उनके थ्रू क्या कर सकता है, ये बैक्टीरिया हमारे प्लांट में एंटर कर सकता है। आइए यहाँ समझते हैं थोड़ा आसानी से, आप मतलब इसे आप याद कर लेंगे तो आराम से इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन समझ जाएंगे और इसकी लाइफ साइकिल भी आराम से समझ सकते हैं। जो हमारा बैक्टीरिया है कौन, फ्यूजेरियम सोलैनी एंड द मैक्रोफोमिना फैसियोली, या तो ये सोलैनी या फिर फैसियोली, इनमें से मतलब कोई भी बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारी जो रूट है उसके क्या करेगा, सरफेस पे एंटर करेगा। सरफेस पे अटैक करने के बाद क्या करेगा, मैकेनिकल पेनेट्रेशन मतलब यानी कि जो हमारी रूट है उसके अंदर एंटर करेगा। एंड एपिडर्मल सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, एपिडर्मल सेल्स में एंटर करने के बाद इंटरसेलुलर माइसीलियम इन द एपिडर्मल सेल्स, जो इंटरसेलुलर माइसीलियम है उनमें क्या करेगा, डेवलप करना शुरू कर देगा, किसके अंदर, एपिडर्मल सेल्स के अंदर। और उसके बाद क्या करेगा, कॉर्टिकल सेल्स है वो क्या होगा, उनके अंदर ये बैक्टीरिया एंटर करने के बाद फिल्ड विद माइसीलियम, जो हमारी कॉर्टिकल सेल्स है उनको क्या करेगा, माइसीलियम के द्वारा फिल्ड कर देगा। और यहाँ फिगर में देखिए गुआवा विल्ट के क्या है, सिम्टम्स ऑफ द विल्ट इन्फेक्शन इन द गुआवा प्लांट। जो हमारी रूट्स हैं वो इस तरह की कुछ दिखनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि रूट्स जो हैं डैमेज हो जाती हैं, रूट्स हमारी डेवलप नहीं होती हैं। जब बैक्टीरिया इनमें ग्रो कर देता है, जो जाइलम है हमारे, जाइलम बेसल्स एंड फ्लोएम, हम उनको क्या करेगा, ये बैक्टीरिया ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करेगा क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर क्या होगा, इनहेबिटेड हो जाएगा। मतलब यानी कि प्लांट्स के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, आवागमन है मिनरल्स का, उसे क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो क्या होगा, हमारे प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होना बंद हो जाएगी और जो बैक्टीरिया हमारी जड़ में बैठ गया है वो जड़ों को डैमेज करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो सामान्य प्लांट्स की अपेक्षा मतलब डैमेज दिख रही हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें ध्यान से तो दिख सकता है। और इसे आप समझ गए होंगे, अगर ना समझे हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। जो हमारा
बैक्टीरिया है, सोलैनी हो या फैसियोली हो, कोई भी हो बैक्टीरिया, सबसे पहले क्या करेगा, रूट्स पे मतलब अटैक करेगा। मैकेनिकल पेनिट्रेशन होगा, मतलब यानी कि वो उसमें रूट्स के अंदर एंटर कर जाएगा, एपिडर्मल सेल्स को अफेक्ट करेगा। उसके बाद वहां क्या करेगा, माइसीनियम बनाना शुरू कर देगा एपिडर्मल सेल्स के अंदर। उसके बाद क्या होगा, कॉर्टिकल सेल्स के अंदर बैक्टीरिया एंटर करने के बाद इनको क्या करेगा, फिल कर देगा, किसके द्वारा, माइसीलियम के द्वारा। और जो हमारा जाइलम है या फ्लोएम है उसको क्या कर देगा, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे मतलब ये बीमारी है तो कोई तो मतलब ऐसे इसकी वैरायटी होंगी जो जिनमें ये बीमारी नहीं होती हो या कम होती हो, क्यों ना हम उसे ग्रो कराएं। तो आगे मतलब आगे देखते हैं कि कौन कौन सी जो वैरायटी हैं जिन्हें हम ग्रो करा सकते हैं, जिनमें ये बीमारी कम होती है या फिर नहीं होती है। तो कुछ रेसिस्टेंस वैरायटी दी हुई है, जैसे कि सफ़ेदा ले सकते हैं, बनारसी, ढोकला, नासिक। ये तो मतलब हमारी कॉमन वैरायटी है जो आजकल फार्मर्स ग्रो करा रहे हैं एक बड़े स्तर पर, इसका कॉमर्शियल मतलब स्टेज पे इसके हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सफ़ेदा ये ज़्यादा ही मतलब यूज़ हो रही है, और ये फिगर जो आप देख रहे हैं वो सफ़ेदा का ही है। और देखते हैं इसमें मतलब वैरायटी फर्स्ट, इसमें क्या होता है, अगेंस्ट एफएस मतलब फ्यूजेरियम सोलैनी एंड फ्यूजेरियम सोलैनी प्लस मैक्रोफोमिना फैसियोली, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया इन दोनों के क्या कर रही है, अगेंस्ट है, रेसिस्टेंस है। मतलब वैरायटी वन को हम क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, जिसमें क्या है, ये जो बैक्टीरिया है फ्यूजेरियम सोलैनी एंड मैक्रोफोमिना फैसियोली, इनमें से कोई भी उसे अटैक नहीं करेगा, मतलब हमारा प्लांट इससे बीमारी से बिल्कुल दूर रहेगा। और वैरायटी फोर, मॉडरेट रेसिस्टेंट टू द मैक्रोफोमिना फैसियोली, जो मैक्रोफोमिना फैसियोली है जो कि हमारे फ्लोएम को अफेक्टेड करता है, उसके क्या करती है, मॉडरेट रेसिस्टेंस है, उसका रेसिस्टेंस है, उसकी प्रतिरोधी है। और वैरायटी फाइव, टू बोथ सेपरेट और इन कॉम्बिनेशन, मतलब ये क्या है, दोनों के रेसिस्टेंस है, किसके किसके, मैक्रो वो मैक्रोफोमिना फैसियोली एंड फ्यूजेरियम सोलेनी, इन दोनों के लिए रेसिस्टेंस है। नेक्स्ट है लखनऊ 49, ये डिसीज फ्री है। लखनऊ 49 जो हमारी वैरायटी है वो क्या है, डिसीज फ्री है, इसमें ये बीमारी बिल्कुल हुई ही नहीं है और ना शायद आगे हो। अगर हम ग्रो कराएं तो मतलब सबसे अच्छी हमारी वैरायटी कौन सी है, लखनऊ 49, जो कि इस समय डिसीज फ्री है, और इसे सबसे ज़्यादा मतलब किसान ग्रो करा रहे हैं कॉमर्शियल स्टेज पे। इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अदर कंट्रीज में भी इसका अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारे यहाँ से। तो इतनी वैरायटी फिलहाल काफ़ी है, रेसिस्टेंस वैरायटी आप याद करेंगे तो मतलब एग्जाम में लिखने के लिए इतना काफ़ी है। और आगे देखते हैं इसके मैनेजमेंट क्या क्या है, मतलब हम अगर ये बीमारी हो जाए या ना हो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट देखते हैं, सबसे पहले बिल्टेड ट्रीज के लिए, मतलब हमारे जो प्लांट है जो बिल्ट हो चुके हैं, सूख चुके हैं, उनका क्या है, उनको क्या करेंगे, अपरूटेड करेंगे, मतलब उन्हें उखाड़ लेंगे जमीन से, बर्न कर देंगे, जला देंगे। एंड ट्रेंच शुड बी डग अराउंड द ट्री ट्रंक, जो हमारा ट्री जहाँ पे मतलब लगा हुआ है उसके हम चारों तरफ क्या करेंगे, डग कर देंगे, मतलब गड्ढा खोद देंगे। ट्रंक मतलब जो हमारा तना है, जड़ है, इसके यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से हम गड्ढा खोद देंगे। और जो हमारा बिल्टेड ट्री है या जो अफेक्टेड प्लांट है, डिजीज्ड प्लांट है, उसे क्या करेंगे, अपरूटेड कर देंगे, मतलब वहां से उखाड़ देंगे। अगर मतलब प्लांट अगर हमारा पूरी तरीके से बिल्ट हो चुका है, सूख चुका है, उसे क्या करेंगे, बर्न कर देंगे, जला देंगे। एंड नेक्स्ट है ए ट्रांसप्लांटिंग रूट्स शुड बी अनडैमेज्ड, जो हम प्लांट ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं, ग्रो मतलब इधर से उधर उसको ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, लगाने वाले हैं, उसकी रूट्स क्या होनी चाहिए, शुड बी अनडैमेज्ड, जो रूट्स हैं उसकी डैमेज्ड नहीं होनी चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें मतलब डिजीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्लांट को हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कराएंगे। और फॉर द ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटिंग क्या करेंगे, पिट्स ट्रीटेड विद द फॉर्मेलिन एंड कवर्ड 3 days,
जो हमारे गड्ढे हैं उन्हें मतलब ट्रांसप्लांटिंग से पहले हमें क्या क्या मतलब सावधानियां करनी है, क्या क्या प्रिकॉशन हम कर सकते हैं। पिट्स ट्रीटेड विद द फॉर्मेलिन एंड कवर्ड 3 days। जो हमारे गड्ढे हैं, पिट्स हैं, उनको क्या करेंगे, फॉर्मेलिन के द्वारा ट्रीट करेंगे, मतलब यानी कि उससे उपचारित करेंगे और कवर कर देंगे। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए उनके हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे किसी भी पॉलीथीन से, या फिर मतलब कोई भी मतलब हम ऐसी सीट लेंगे जिससे कि हमारा पूरा जो गड्ढा है वो कवर हो जाए। फॉर्मेलिन डालने के बाद हम उसे 3 दिन के लिए कवर करके रख देंगे। एंड प्लांटिंग शुड बी डन 2 weeks आफ्टर द ट्रीटमेंट। और जो हमारी प्लांटिंग है वो कब कराएंगे हम? 2 weeks मतलब यानी कि 2 weeks, 2 सप्ताह के बाद। कब? जब हमने जो पिट है, हमारा जो गड्ढा है, उसको हमने ट्रीट किया है किसके द्वारा? फॉर्मेलिन के द्वारा। उसके हम 2 सप्ताह के बाद उसको क्या करेंगे, उसमें प्लांट को ट्रांसप्लांट कराएंगे। और ट्रेस में भी वर्ट इन द पिट्स। जो हमारे ट्रेसेस हैं, मतलब यानी कि रिमेन्स हैं या अवशेष हैं, उनको क्या कर देंगे हम, आस पड़ोस के उस गड्ढे में जला देंगे, वर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे पहले से जो हमारे प्लांट्स को मतलब डैमेज करने वाले होंगे, या मतलब जो हमारी रूट्स हैं प्लांट्स की या जड़ें हैं, उनको क्या करेंगे, डैमेज करने वाले होंगे। कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या होंगे, जब हम उसमें पिट्स में क्या करेंगे, जला देंगे जो अवशेष हैं, तो जो अवशेष में बीमारियां होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। और हमारे जो गड्ढे के अंदर इंसेक्ट्स बैठे होंगे या कीड़े मकोड़े हानिकारक बैठे होंगे, वो क्या होंगे, जलकर नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल मेजर्स। मतलब हम जो हमारा प्लांट अफेक्टेड है उसके लिए क्या क्या मतलब केमिकल हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या केमिकल कंपोजिशंस यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो प्लांट से अफेक्टेड है वो बचा सके हम उसे पूरी तरीके से बिल्ट होने से। सबसे पहला इसमें मतलब पॉइंट है, इंजेक्शन ऑफ द 0.1% ऑफ 8 क्विनोलिनॉल सल्फेट प्रोटेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 year। हम इंजेक्शन देंगे किसका? 0.1%, किसका? 8 क्विनोलिनॉल सल्फेट। ये क्या है? एक केमिकल है जिसका हम इंजेक्शन प्लांट्स को देंगे, जो क्या करेगा, हमारे प्लांट्स को एटलीस्ट 1 year, कम से कम 1 साल के लिए प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंड है, स्प्रेइंग ट्वाइस विद द मेटासिस्टॉक्स एंड जिंक सल्फेट इन इक्वल पार्ट्स। हम प्लांट्स को क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे ट्वाइस मतलब 2 बार, किसके साथ? मेटासिस्टॉक्स एंड जिंक सल्फेट के साथ, इक्वल पार्ट्स, दोनों को क्या करेंगे, इक्वल मात्रा में लेंगे। अगर हमने मेटासिस्टॉक्स 100 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम जिंक सल्फेट भी लेंगे और दोनों को इक्वल अमाउंट में लेकर मिक्स करेंगे। उसके बाद उसका क्या करेंगे, घोल तैयार करेंगे, लिक्विड तैयार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका हम स्प्रे करेंगे ट्वाइस, किस पर? अपने प्लांट्स पर, जो हमने प्लांट्स ट्रांसप्लांट कराए हैं उनके ऊपर। और नेक्स्ट है इसका 0.2 बेनलेट और द बेबिस्टिन यूजिंग 23 to 30 ग्राम ऑफ द फंगिसाइड्स डिजॉल्व इन द 40 to 60 लीटर ऑफ वाटर पर ट्री। जो बेनलेट है या बेबिस्टिन है उसका यूज करेंगे कितना? 23 to 30 ग्राम मतलब 23 से 30 ग्राम ऑफ फंगिसाइड डिजॉल्व इन द 40 to 60, 40 से 60 लीटर ऑफ वाटर पर ट्री। प्रति पौधा 40 से 60 लीटर पानी में हम फंगिसाइड डिजॉल्व करेंगे कितनी? 23 से 30 ग्राम 0.2 ग्राम बेनलेट या बेबिस्टिन के साथ। इसको डिजॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लांट पर अप्लाई कर देंगे। या प्लांट्स के पास हमारा जो गड्ढा है, जो हमने क्यारी बना रखी है, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने 40 से 60 लीटर प्रति पौधा के हिसाब से घोल तैयार करके रखा है, किसका? बेनलेट, 0.2 ग्राम बेनलेट या बेबिस्टिन का, और 23 से 30 ग्राम फंगिसाइड्स का, जो हमने डिजोल्व किया है 40 से 60 लीटर पानी में एक ट्री के हिसाब से। उसको हम पर ट्री के हिसाब से इसी क्वांटिटी के हिसाब से डालते चले जाएंगे, जो क्या करेगा, हमारे प्लांट्स को अफेक्टेड होने से बचाएगा। और जो हमारे प्लांट्स अफेक्टेड हो चुके हैं उनको
फिर से हेल्दी होने में मदद करेगा। मतलब जो हमारे प्लांट्स अफेक्टेड हो चुका है वो फिर से अपने आप को सेव कर सकता है, वो हमारा प्लांट्स फिर से क्या हो सकता है, हेल्दी हो सकता है, अगर हम ये सब मेजर्स देखेंगे। तो आशा करते हैं कि मतलब आपको इतना समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए। वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप अकेले ना पढ़ें, आपका दोस्त है, कोई है, रिलेटिव है, अगर वो भी इस तरीके से मतलब पढ़ना चाहता है तो आप हमारी वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको अगर कोई ऐसी और मतलब वीडियो चाहिए है कि मतलब किसी डिसीज से रिलेटेड, या कोई भी मतलब रिलेटेड चाहिए हो, प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।